महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन होने के बाद शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे अचानक से गायब हो जाते हैं। तो खोजा गया तब ये पता चला कि असल में सिर्फ एकनाथ शिंदे जी ही नहीं, उनके 11 अलग एमएलएस भी अनरीचेबल थे। एंड फ्यू आवर्स लेटर ये सभी एमएलएस बीजेपी रन स्टेट सूरत गुजरात में मिलते हैं और आपस में मिलकर शिवसेना पार्टी से रिलेटेड अपनी नाराजगियां दर्शाते हैं। और इससे उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा कंसर्न हो गए और तुरंत उन्होंने अपने एमएलएस के साथ एक मीटिंग बुलाई। लेकिन अपनी पार्टी बुलाने के बाद उनको ये रियलाइज होता है कि उनके 10-12 एमएलएस पहले से ही गुजरात में जाकर बैठे हुए हैं। और ये जानने के बाद उन्हें पता चलता है कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। ऐसा क्या हो गया था कि महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी के नेता खुद अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करने लगे। अब इसे समझने के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, तो उसी के लिए चलते हैं थोड़ा पास्ट इन द हिस्ट्री। मैं बात कर रहा हूँ 1996 बाला साहब ठाकरे जी के दौर की, जब शिवसेना की विचारधारा मतलब उनकी आइडियोलॉजी फॉर्म हुई थी। 1966 में बाला साहेब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के मराठी यूथ को अपॉर्चुनिटी लूज करते हुए देखा, जिसे देखकर उन्हें लगा कि मराठी यूथ को गाइडेंस की सख्त और जल्द ही जरूरत है। और इसी पर्पस को लेकर सन 1966 में उन्होंने शिवसेना पार्टी की शुरुआत की। स्टार्टिंग में शिवसेना पार्टी का ऑब्जेक्शन यही था कि मराठी मानुस के हित में खड़ा होना और उनके खिलाफ लड़ाई करना। लेकिन लेट 1970s तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मसले को लेकर शिवसेना ने जो स्टेटमेंट और डिसीजन आगे रखे, उन एक्टिविटीज से लोगों को पता चल गया शिवसेना सिर्फ और सिर्फ मराठी मानुस के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व के लिए भी खड़ी है। मेरा जो हिंदुत्व है ये हमारा राष्ट्रीयत्व है और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा। इनफैक्ट इस मसले के दौरान जब हर कोई अपना ओपिनियन रखने से कतरा रहा था, उसी समय बाला साहेब ठाकरे जी ने हिंदुत्व को लेकर अपना कमिटमेंट जारी किया और हिंदुत्व को एकजुट करने लगे। इनफैक्ट उस समय उनका एक स्टेटमेंट काफी मशहूर भी हुआ था, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अब शिवसेना के खुद के अनुसार भी वो एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग में उनका मोटिव भी सिर्फ मराठी मानुस के लिए लड़ना था। अरे आपण मराठी माणसं एकत्र येऊया। लेकिन इसी के कुछ देर बाद बीजेपी के लीड प्रमोद महाजन जी ने शिवसेना को महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्व को नेतृत्व करते हुए देखा और इसी से उन्हें रियलाइज हुआ कि शिवसेना और बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी काफी मिलती जुलती है। और इसी के चलते 1989 में बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मिलकर युति यानी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस खड़ा कर दिया, जिसने खुद ही कुछ साल बाद 1995 में महाराष्ट्र के अंदर सरकार तक बना दी। मैं मनोहर गजानन जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उस समय महाराष्ट्र के सीएम तो मनोहर जोशी थे, मगर सिक्का तो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे जी का ही चलता था। अब शिवसेना और बीजेपी का ये स्ट्रॉन्ग गठबंधन 30 साल तक सेम ब्यूटीफुल आइडियोलॉजी पर चलता रहा, बट 30 सालों के बाद ना जाने क्यों इस रिश्ते में खराबी आने लगी। 2024 में जब देवेंद्र फडणवीस जी का 2014 का टर्म खत्म होता है और 2019 के जनरल इलेक्शन सामने आए, अब उस समय बीजेपी और शिवसेना के बीच ये डिसाइड हुआ कि इक्वल डिवीजन ऑफ पावर रहेगा, इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ सीएम। अब डिसीजन तो हो गया था। 24 अक्टूबर 2019 को यूटी अलायंस ने आधे से भी ज्यादा सीट, स्पेसिफिकली 161 सीट्स लेकर विनर घोषित कर दी गई। लेकिन जिस इक्वल पावर और सीएम की पोजीशन को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था, उसी एग्रीमेंट में इलेक्शन के बाद दोनों पार्टीज की सहमति नहीं हो पाई और इसी की वजह से 3 नवंबर 2019 को बीजेपी और शिवसेना ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। अब ये दोनों पार्टीज अपनी सहमति से पॉलिटिकली तो भुगत ही रहे थे, बट असली कहर तो महाराष्ट्र की जनता पर आने वाला था, क्योंकि जब दोनों ही पार्टी साथ में नहीं होगी तो मेजोरिटी नहीं होगी, और जब मेजोरिटी नहीं तो फिर सरकार कैसी। और फिर ऐसे केसेस में ऑपोजिशन के आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक स्टेट की सरकार बेसिकली बनती कैसे है, तो बेसिकली एक स्टेट की सरकार को डिसाइड करने के लिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा के इलेक्शन रखे जाते हैं और फिर इलेक्शन के टाइम पे हर एक स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हर पार्टी का कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो वहाँ के चुनाव को लड़ेगा। इन सब एग्रीमेंट के बाद इलेक्शन होते हैं
तब सरकार बनाने के लिए एक पार्टी या फिर गठबंधन को एटलीस्ट 50+1% सीट्स की मेजोरिटी बनानी होती है। लेकिन 2019 में जब ऐसा सिनेरियो बन जाता है, मतलब किसी भी पार्टी या फिर अलायंस की मेजोरिटी नहीं रहती है, तो उसे हंग असेंबली कहा जाता है। अब ऐसे में गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है और 19 नवंबर 2019 को बीजेपी से सीएम पोस्ट नहीं मिलती देख शिवसेना ने अपने 154 एमएलएस के साथ कांग्रेस के 44 एमएलएस और एनसीपी के 54 एमएलएस के साथ गठबंधन बना लिया। अब ये काफी अननेचुरल और काफी वियर्ड था। दोनों पार्टी काफी समय से राइवलरीज हुआ करती थी और क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजी और शिवसेना की आइडियोलॉजी काफी ज्यादा अलग थी, क्योंकि ये लेफ्ट लीनिंग पार्टीज है और शिवसेना राइट लीनिंग पार्टी, और इन तीनों के गठबंधन को महाविकास अघाड़ी नाम दे दिया गया। और इस कॉम्बिनेशन के चलते विद 154 सीट्स इस गठबंधन ने अपनी सरकार तैयार कर ली। 20 नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे जी सेना के तीसरे और ठाकरे परिवार के पहले सीएम बनते हैं। अपनी ही जीत से सेना के काफी मेंबर खुश थे, बट इस जीत को हासिल करने के लिए शिवसेना का जो कोalition गवर्नमेंट बनाने का डिसीजन था, उससे कुछ एमएलएस के मन में खटास पैदा होने लगी, क्योंकि यहाँ पर उनका मानना ये था कि कांग्रेस और एनसीपी से दोस्ती की वजह से शिवसेना अपनी राइट लीनिंग आइडियोलॉजी से खो गई है और धीरे धीरे गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल डिसीजन को देखकर उनके मन में और शक पैदा होने लगा। कुछ इवेंट्स ऐसे भी हुए जिन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़े, जैसे फॉर एग्जांपल कोalition मीटिंग। अलायंस के दूसरे ही दिन में कोalition मीटिंग में समाजवादी पार्टी के लेजिस्लेटर अब्बू आजमी उद्धव ठाकरे के साथ बैठे दिखाई दिए। अब ये वही अब्बू आजमी थे जो हमेशा से बाला साहेब ठाकरे जी के अगेंस्ट कहते आ रहे। दूसरा इवेंट कॉन्फ्रेंस विद एंटिका मुस्लिम लीडर। जनवरी 2020 में उद्धव ठाकरे ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA और द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC को अपोज करने वाले मुस्लिम लीडर से मीटिंग की। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया था क्योंकि लीडर चाहते थे कि गवर्नमेंट CAA और NRC को अपोज करे। इनफैक्ट इस मीटिंग में रजा एकेडमी के फाउंडर अलाज सईद नौरी भी मौजूद थे। ये रजा एकेडमी वही एकेडमी है जिसने महाराष्ट्र में काफी वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट अटैक प्लान किए थे। बेसिकली ये रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया PFI। और अब तीसरी बात, वीर सावरकर इंसल्ट। वीर सावरकर जी, जिसे शिवसेना फादर ऑफ हिंदुत्व मानती आई है और जिसकी रिस्पेक्ट शिवसेना सबसे ज्यादा करती है, उन्हीं की डिसरिस्पेक्ट अ फ्रैक्शन ऑफ कांग्रेस ने की। बट इस इंसल्टिंग इंसिडेंट को देख शिवसेना बिना कुछ कहे ऐसे ही देखती रही। ऐसे ही देखते हुए कुछ एमएलए जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की आइडियोलॉजी से एग्री करते थे, उन्हें अब लगने लगा कि सेना अब सिर्फ और सिर्फ तख्त के लिए और सीएम की कुर्सी के लिए खुद के साथ और महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी कर रही है। उनका मानना ये था कि हम अपनी सोच से, अपनी रूट से और अपनी आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा दूर हो गए हैं और ये वो पर्पस नहीं है जिसकी वजह से पार्टी फॉर्म हुई थी ऑन द फर्स्ट प्लेस। और इन सब बातों से उन्होंने शुरू कर दिया रिवोल्ट करना। अब आपने नोटिस किया होगा कि शिवसेना के इस रिवेलियन के फोर फ्रंट पर एकनाथ शिंदे जी के एक एमएलए हुआ करते थे जो अब महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। उनका कहना यह था कि इन रीजंस के अलावा शिवसेना को छोड़ने का उनका और दूसरा कोई रीजन नहीं है कि सीनियर लीडर होने के बावजूद भी उन्हें पार्टी में साइड लाइन कर दिया गया था। इन स्पेसिफिक वो यूथ लीडर आदित्य ठाकरे से काफी नाराज भी थे कि एकनाथ शिंदे जी मुंबई के MMRDA के चेयरमैन थे। अब उनके चेयरमैन होने के बाद भी आदित्य ठाकरे उन्हें साइडलाइन करके MMRDA की मीटिंग खुद चेयर करते थे और अपने एंड से कमिश्नर को एकनाथ शिंदे की एब्सेंस में ऑर्डर देते थे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी के रेसिडेंट्स और पॉलिटिक्स में मेजर इन्फ्लुएंस प्ले करने वाले मातोश्री बंगलो में जाकर उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए वो पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे थे, बट उन्हें कभी भी मिलने नहीं दिया गया जिससे वो अपने सारे के सारे कंसर्न्स उनके सामने रख सकें। और तीसरी बात, शिंदे जी का सिक्योरिटी लेवल भी Z लेवल का था और वो चाहते थे कि उनकी सिक्योरिटी Z+ हो जाए, जो शरद पवार को बिना मिनिस्टर बने दी जा रही थी। लेकिन उनकी इस बात को पूरा करने के लिए पार्टी ने इनकार कर दिया और यही डिस्क्रिमिनेशन देखने के बाद एकनाथ शिंदे जी ने और
काफी एमएलए ने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया और इसी वजह से 20 नवंबर 2019 को एकनाथ शिंदे जी के साथ बाकी एमएलए सूरत चले आए। अब जाहिर सी बात है, जब एमएलए रेबेलियन करेंगे तो उद्धव ठाकरे जी कहाँ शांत बैठेंगे और उन्होंने भी एक्शन लिया। उन्होंने अपने 16 एमएलए को एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के अंदर नोटिस भिजवाया। अब एंटी डिफ्लेक्शन लॉ काफी सिंपल है। अब इसमें अगर कोई एक एमएलए अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीतता है और जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़ देता है तो उसे डिफ्लेक्शन कहते हैं और इसका नतीजा होता है डिस्क्वालिफिकेशन। मगर इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर पार्टी के टोटल एमएलए में 2/3 एमएलए एक ही साथ निकल जाते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। सो इस केस पे 37 एमएलए चाहिए थे टू प्रिवेंट दिस डिस्क्वालिफिकेशन। अगर इस बार इतने नंबर ऑफ एमएलए अचीव कर लिए तो उसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं स्प्लिट कहा जाएगा। अब इसी के नतीजे पर शिंदे जी ने यह नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया और इस डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे लगा दिया। और जैसे ही कोर्ट ने एंटी डिफ्लेक्शन पे स्टे घोषित किया जो कि शिवसेना के अगेंस्ट था, ये देखकर 29 जून 2022 की रात को सीएम उद्धव ठाकरे ने अपना रेजिग्नेशन महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दिया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 क्लॉज 2 ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मतलब अगर सीएम ही नहीं रहेगा तो उनकी काउंसिल भी नहीं रहेगी। और इसी के चलते सीएम उद्धव ठाकरे के रेजिग्नेशन के बाद महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्रैश हो गई और किसी भी स्टेट में सीएम की वैकेंसी खाली होने पर उस पूरे सिनेरियो में गवर्नर का रोल काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस फेस करती, मतलब उनके पास मेजोरिटी एमएलए नहीं होते, तो तब करंट गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर गवर्नर को दिखाना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र के केस में तो सीएम ने खुद ही रिजाइन कर दिया और यहाँ पर गवर्नर का रोल ये हो जाता है कि वो लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इन्वाइट करे और महाराष्ट्र में अगली गवर्नमेंट फॉर्म होगी। ऐसा हुआ भी। 13 जून 2022 में एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के नए सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस द डिप्यूटी सीएम। एकनाथ शिंदे जी ने खुद को लीडर घोषित करके बीजेपी के साथ कोएलिशन करके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म कर ली एंड एट द एंड हमारे सामने सिर्फ 2 ही लोग रह गए। एकनाथ शिंदे जिनका ये कहना था कि बाला साहेब ठाकरे हमारे पिता हैं, हम उनके उसूलों से भटकना नहीं चाहते, और दूसरी ओर शिवसेना के चीफ लीडर उद्धव ठाकरे जी, इनका ये कहना था कि एकनाथ शिंदे हमारे बाप का नाम इस्तेमाल करके हमारे पीठ पर खंजर घोंप कर चला गया। इसे इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि एक तरफ उद्धव ठाकरे जो कि बाला साहेब ठाकरे के बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं और दूसरी ओर है एकनाथ शिंदे जो कि बायोलॉजिकल चाइल्ड तो नहीं मगर आइडियोलॉजिकल चाइल्ड हैं। जी हाँ, दोनों के सोचने के अपने अपने तरीके, बट आप किसकी विचारधारा से सहमत है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले इलेक्शन में सरकार चुने तो दिमाग से चुने। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।